दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। यूएस के मार्केट की क्लोजिंग दोस्तों आपको पता ही है, डाउ जोन्स ने गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी और नेस्टेक की बात करें तो नेस्टेक ने तेजी के साथ में क्लोजिंग दी। इसका मतलब यह है कि एआई कंपनीज के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस अभी के समय इन्वेस्टर कर रहा है। जो भी इन्वेस्टर यूएस मार्केट में भी इन्वेस्टेड है, चाहे वो ईटीएफ के थ्रू हो या फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के थ्रू हो, उनके पोर्टफोलियो में दम है, बाकी पानी कम है। क्योंकि यूएस मार्केट की जो टेक कंपनीज है, एआई कंपनीज है, वहाँ पे अच्छा खासा फोकस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्पाइक आया था, तेजी आई थी ईरान के नए प्रपोजल की वजह से, बट वो ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया, तो उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट हमको देखने को मिली है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रंप सेटिस्फाई नहीं था प्रपोजल को लेकर, लेकिन यहाँ पे अब ट्रंप के सुर चेंज हो चुके हैं। लेटेस्ट न्यूज आती है और इसके अंदर आप सिंपली नोट कर सकते हैं कि ट्रंप अब रिव्यू करेगा 14 पॉइंट का प्लान। और ईरान इस बीच कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन इसराइल इस बीच लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। ठीक है, साथ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि ईरान भी अब पूरी तरह से प्रिपेयर है। ईरान वार्निंग देता है यूएस को कि कॉन्फ्लिक्ट रिज्यूम हो जाएगा, हम पूरी तरह से तैयार है। तो वॉर अभी रुकेगी नहीं ऐसा लग रहा है डेटा को देखने के बाद में, क्योंकि जो ग्रोथ मिल रही है तीनों कंट्रीज को इस वॉर की वजह से वो बहुत अच्छी है। और तीनों कंट्रीज फल रही फूल रही है। वॉर के बावजूद भी लोगों की जान जा रही है, वो अलग बात है, लेकिन मॉनेटरी वे में यानी इकोनॉमिकल वे के अंदर काफ़ी अच्छे पैसे तीनों जो कंट्रीज है कमा रही है। यूएस की बात करें तो आगे चल के अपन चेक कर लेते हैं। बाकी ईरान का आपको बताइए, ईरान किस तरह से तेल सप्लाई कर रहा है इलीगल तरीके से, उसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट ईरान कर पा रहा है। इसराइल की स्टॉक मार्केट हवा में है। यूएस की बात करें तो यूएस को भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स है। वॉर रुकने का नाम नहीं ले रही है और चांसेस बहुत कम है कि वॉर रुकेगी या ख़त्म होगी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, कल आउटकम आएगा बंगाल इलेक्शन का। ठीक है, अब यहाँ पे कांटे की टक्कर है। कुछ पोल्स ने सजेस्ट किया था कि बीजेपी जीतेगी, कुछ पोल्स कहते हैं कि टीएमसी जीतेगी। देखते हैं क्या आउटकम आता है। और इसको लेकर मार्केट ने अभी तक कुछ भी प्राइस इन किया नहीं है, क्योंकि जब भी आउटकम बिल्कुल ऐसा होता है कि कुछ भी हो सकता है, तो उसमें फिर मार्केट रिजल्ट आने के बाद ही उसका रिएक्शन देता है। ठीक है, साथ में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो वोटिंग है अभी कंप्लीट हुई नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे सिंपली नोट करने को मिलेगा कि कितनी सीट्स थी टोटल, 294, लेकिन 293 की ही वोटिंग हुई है। एक सीट की जो वोटिंग है वो दोबारा से स्केड्यूल हुई है और ये 21 मई को होगी और 24 मई को इसका आउटकम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अपडेट है इलेक्शन की और इसमें देखता आउटकम क्या आता है। अगर बीजेपी जीतती है तो मार्केट हो सकता है पॉजिटिवली रिएक्शन दे, बाकी टीएमसी जीतेगी तो शायद कुछ खास फर्क नहीं पड़े, क्योंकि वो चीज़ मार्केट ने पहले से ही प्राइस इन कर रखी है। अब देखिए दोस्तों, यूएस की बात करें तो यूएस को काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। आप देख सकते हैं इस लेटेस्ट आर्टिकल के अंदर कि वेनेजुला का क्रूड एक्सपोर्ट हिट कर चुका है हाईएस्ट सिंस 2018। इंडिया भी बाय कर रहा है, यूएस भी बाय कर रहा है और बाकी जो कंट्रीज हैं, छोटी मोटी जो कंट्रीज है वो भी बाय कर रही है। तो कैसे ये वॉर खत्म होगी? जब तक क्रूड का प्राइस एलिवेटेड रहेगा और वेनेजुला यानी यूएस उसको सप्लाई करेगा, तो बेनिफिट है यूएस का और इसमें बेनिफिट है ईरान का। कॉन्फ्लिक्ट तो पहले भी चलती थी ईरान के ऊपर, तो पहले भी अटैक हो चुके हैं, बट ईरान के पास में न्यूक्लियर नहीं आया था। जो न्यूक्लियर मैं बता रहा हूँ आपको, हॉर्मुज, अब वो न्यूक्लियर है ईरान के लिए और उसके दम पे काफ़ी अच्छी कमाई ईरान की हो रही है, यूएस की हो रही है, इसराइल की हो रही है। तो ठीक है, ये वॉर हो सकता है आगे लंबी आपको हमको चलती हुई देखने को मिल जाए। अब दोस्तों बात करते हैं नेट वेब के रिजल्ट्स के ऊपर। एक साल में 153% के रिटर्न्स इसने दिए हैं। 1:9 का पी रेशियो है रिजल्ट आने से पहले का। 22,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका है। यहाँ पे हम रिजल्ट को देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज में ग्रोथ को देखेंगे और 87% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ चुकी है। प्रॉफिट की बात करें तो 66% के साथ में कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि मार्जिन के ऊपर प्रेशर रहा होगा, क्योंकि सेल्स से कम प्रॉफिट बढ़ा है, यानी मार्जिन दबाव में थे। वैल्यूएशन जहां पे 129 समथिंग कुछ थी, अब ये घट के 112 की हो चुकी है। तो वैल्यूएशन अभी भी एक्सपेंसिव है, यानी अब अगले क्वार्टर में भी मार्केट इससे हाई ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन करेगा, क्योंकि वैल्यूएशन 100 के ऊपर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्जिन के अंदर किस तरह से प्रेशर देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में 12% का मार्जिन था, इस क्वार्टर में भी 12% का मार्जिन है और पिछले साल में 14% का मार्जिन था, तो वो घट के 12 हुआ है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप देखोगे तो यहाँ पे 12% का मार्जिन भी पहले की कंपैरिजन में कम हुआ ही था। लेकिन दोस्तों बात यह है कि क्या एक्सपेक्टेशन बीट हुई है या फिर नहीं, उसको आगे चल के चेक करते हैं। बाकी वाइनवा बेसिस में कोई कमी नहीं है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है प्रॉफिट हर साल। 114 का भी 206 हो चुका है।
सो प्रॉफिट की ग्रोथ के अंदर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे होल्डिंग्स देखें तो ये डेटा मैंने आपको कल परसों आई थिंक दिया था, और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रमोटर ने स्टेक बेचा है। 71% का स्टेक था जो कि 67% का हो चुका है, यानी 4% के आसपास का सेल किया है। तो ठीक है, 50% या 51% या उसके ऊपर का जो स्टेक होता है वो प्रमोटर की मेजोरिटी मानी जाती है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर प्रमोटर बेचता है तो खरीदता कौन है? अगर एफआईडीआई ने खरीदा होता तो वो अच्छी बात होती है, लेकिन एफआई ने तो बेचा है प्रमोटर के साथ में, डीआईज ने लिया और पब्लिक ने लिया है। और डीआईज का भी स्टेक इतना कुछ खास नहीं बढ़ा है जितना पब्लिक का बढ़ा है। तो पब्लिक का स्टेक ज़्यादा इंक्रीज हुआ है डीआईज के कंपैरिजन में, विच इज़ नॉट गुड। देखते हैं कि कल कैसे रिएक्शंस आते हैं। बाकी रिजल्ट एक्सपेक्टेशंस को मिस कर चुके हैं। यहाँ पे आप सिंपली नोट कर सकते हैं, मिस बाय 2%, ईपीएस यानी प्रॉफिट और रेवेन्यू 9% के साथ में मिस किया है। सो कोई बहुत बड़ा मिस नहीं है। अगर सिंगल डिजिट के साथ मिस होता है तो कोई बहुत बड़ा मिस नहीं होता है। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों क्या होती है कि जब अच्छे रिजल्ट आने की एक्सपेक्टेशन में स्टॉक चल जाता है और उसके बाद में रिजल्ट ओके ओके भी आते हैं ना, तो प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है। अभी गाइडेंस का डेटा नहीं है, कॉन कॉल का डेटा नहीं है, कल हो सकता है मॉर्निंग में मिल जाए और उसके हिसाब से मार्केट कुछ अलग रिएक्शन दे दे, क्योंकि मोस्टली ऐसा हो जाता है कि 8-8 9 बजे कॉन कॉल की अपडेट आ जाती है। आपको कई बार मैंने कंपनीज के एग्जाम्पल देके बताया लेटेस्ट न्यूज़ में, तो उसके बेसिस पे अगर रिएक्शन आ गया तेज तो फिर अलग बात है। बाकी इस रिजल्ट को देखने के बाद में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ जाए। ठीक है, तो 3% ऊपर जा चुका है। वैसे देखते हैं अगले कुछ क्वार्टर की गाइडेंस क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा। सो लेट्स सी कि कल कैसे रिएक्शंस आते हैं, उसके हिसाब से दोबारा से अपन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आईटी सेक्टर को लेकर। आईटी सेक्टर को लेकर काफ़ी इन्वेस्टर्स अभी के समय कंफ्यूज हैं कि आईटी कंपनीज में 2-4% तेजी आती है तो उसमें इन्वेस्टर ही सोचता है कि चलो यार अब तो सब कुछ सही हो चुका है, स्टॉक्स अभी ऊपर जाएंगे। क्या पॉइंट है, क्या रियलिटी है, उसको चेक कर लेते हैं एक बार। एक इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझ के देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मार्केट हमेशा साइकिल्स में चलता है, ठीक है, और साइकिल का फ़ायदा उठाने का सिंपल सा फंडा यही है कि जब स्टॉक सेक्टर नीचे हो, बॉटम आउट कर रहे हो, तब इन्वेस्टिंग करें, या फिर नीचे गिरने के बाद में जब रिवर्सल हो तब बाइंग करें। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोट करोगे तो एक टाइम था 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक का, यानी कुल मिला के 2 साल का। इस 2 साल में जो ये निफ्टी आईटी है, निफ्टी आईटी का ये चार्ट है, 264% के गेंस दिए हैं और यहाँ पे एआई की कोई जरूरत नहीं थी, कोई नीड नहीं थी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रैली बनी यहाँ पे 263.8% की। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं 22 मंथ्स में ऑप्टिमिस्टिक थी सिचुएशन, लिक्विडिटी काफ़ी थी। कोविड के बाद में री रेटिंग चल रही थी टेक कंपनी के स्टॉक्स की कि अब तो टेक के ऊपर सब कुछ डिपेंड हो जाएगा, लॉकडाउन अपने को ये सब चीज़ें सिखा चुका है। एक स्ट्रॉन्ग तेजी यहाँ पे बनी थी 2 साल में 264% के रिटर्न। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में आता है फेज 2 जिसमें करेक्शन होता है। तो 22 से लेकर 26 यानी तकरीबन तकरीबन हम बोल सकते हैं 4 साल, 4 साल में कोई भी रिटर्न्स नहीं बने हैं, जबकि 18% नेगेटिव रिटर्न्स वहां से बने हैं। ठीक है, तो 4 साल से नो रिटर्न्स, तो ये साइकिल है। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि साइकिल शुरू भी होगी, स्टॉक्स ऊपर भी जाएंगे, सब चीज़ें ऐसा होगा नहीं कि कोई स्टॉक नीचे है या कोई सेक्टर नीचे तो वो ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन कहाँ पे है। अब देखो वैल्यूएशन यहाँ तक पहुँच गई थी और ये सिंपली एक ग्रीड था, और इसकी जो वैल्यूएशन मतलब यहाँ की जो वैल्यूएशन सस्टेन करनी चाहिए थी वैसे सस्टेन कर नहीं पाए, वैसे रिजल्ट आए नहीं कंपनी के। तो क्या होगा, वापस से वैल्यूएशन अब नीचे जा रही है, 20 के आसपास आ चुकी है। अगर ये 15 के आसपास जाए तो बहुत करेक्शन हो सकता है, लेकिन अगर डिसेंट ग्रोथ कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पे देती रहे, अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो पी रेशियो कम हो जाता है, स्टॉक गिरते नहीं है, बिना गिरे ही पी रेशियो कम हो जाता है। और स्टॉक अब थोड़ा थोड़ा गिर भी रहे, तो अगर रिजल्ट ओके ओके आते हैं, स्टॉक थोड़ा गिरता भी है, तो हो सकता है वापस से अपन कंफर्टेबल वैल्यूएशन देख पाए, यानी 15 का पी, और इसके आसपास आते ही वैल्यू बाइंग होती है। और फिर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, थोड़े से भी अच्छे रिजल्ट आते हैं तो स्टॉक ऊपर जाते हैं, क्योंकि सब कुछ प्राइस इन हो जाता है।
कितना दूर है सपोर्ट? अगर मैं टेक्निकली सपोर्ट देखूं तो टेक्निकली सपोर्ट यहाँ पे 10% के आसपास है। इसका मतलब यह है जब भी अपन इंडेक्स को डिस्कस करते हैं ना तो उसको ब्रॉडर लेवल पे देखते हैं, ब्रॉडर मार्केट के लेवल पे, स्टॉक्स की स्पेसिफिक नहीं। हो सकता है कुछ कंपनी के स्टॉक्स ऊपर जाए, अच्छे नंबर्स दें और वो चले, लेकिन उन स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे क्योंकि पूरा पैक नीचे है और वो स्टॉक अकेला चलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आईटी सेक्टर को लेकर इतनी गिरावट होने के बाद भी, इतना गिरने के बाद भी आपको थोड़ा सा बैरिश होके चलना चाहिए और बुलिश आपको रहना चाहिए एआई कंपनीज में अभी के समय। काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यूएस वाले खुद टेक बबल से परेशान है कि यूएस मार्केट में खुद नेस्डे की जो वैल्यूएशन है वो ऊपर है। आगे चल के मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि क्या वाकई में नेस्डे की वैल्यूएशन ऊपर है, क्या निफ्टी महंगा है, क्या अपने स्मॉल कैप महंगे हैं या फिर नेस्डेक महंगा है, उसको आगे चल के अपन चेक करेंगे। बाकी आईटी कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा बेरिश होना चाहिए और डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे मौके मिल सकता है आगे चल के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस आप जरूर से देखना, यहाँ पे भी कुछ स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, इस वीडियो को भी आप देख लेना जरूर से। और डीमार्ट के रिजल्ट है, बाकी कंपनीज के Q4 के रिजल्ट हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं और कुछ बड़ी न्यूज़ है इन्फ्लेशन को लेकर, वो हमने इस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।